अच्छा, अभी तक आप लोग इस सब्जेक्ट में कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कितना परसेंट? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर, सर आ सच रहा है में समझ भाई, में। इम्प्रेस कर रहे हो मुझे। सर कुछ बोलना दें, डांटना दें भाई फिर। मतलब अच्छा नहीं लगने सर, का इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यस सर। क्यूरियोसिटी यस जब सर, तक आ रहा है। यस सर। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी, नया नया चीज जानने जा रहे हैं हम लोग, तब तक मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो सजा हो जाएगा ये। सजा हो जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो पढ़ाई को मजे से करना है। ठीक है, तो मोस्टली इंजीनियरिंग में आपको हर एक चीज का क्या, क्यों, कैसे का आंसर पता होना चाहिए। और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये है कि इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी मशीन होंगे, जितने भी टर्म्स आएंगी, नाम आएगा, उसके नाम में ही डेफिनेशन होता है। मैक्सिमम 95% मैं बोल सकता हूँ, जितने भी टर्म्स आएंगे उसके सबके नाम में ही डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा लॉ कौन सा है? पहला लॉ कौन सा था? जीरोथ लॉ। दूसरा कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ। फर्स्ट लो। तो किसी को याद है ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ चुके हैं आप लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics is nothing but it is a law of conservation of energy. Law of conservation of energy. This law is same as the law of conservation of स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। Hmm. यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शेयर हो चुके हैं। Law of conservation of energy. So what is the law of conservation of energy? The energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. Yes, exactly. तो एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लें हम लोग, एनर्जी होता क्या है। ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है एग्जैक्टली। तो ये तो बोल दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको ही पता है ये जो स्टेटमेंट अभी बच्चे ने दिया है वो एग्जैक्टली एकदम 100% सही है। ठीक है, तो इसको थर्मोडायनेमिक्स में क्यों लेके आया गया है और इसको नया नाम दे दिया गया बस एक, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड कन्वर्जन कैसा है। ठीक, तो उससे पहले एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी एनर्जी कितनी तरह की होती है? एनर्जी को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया दो तरीके में। पहला है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, एक होता है मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो का मतलब है माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल की चीजें आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगी, नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में यही अंतर है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो मेरे आंखों से दिखाई देते हैं, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ना पड़े दिखने के लिए, जैसे लेंस की जरूरत ना पड़े, तो दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है किसी लेंस की जरूरत पड़े, एक पर्टिकुलर फोकस की या फिर रेजोल्यूशन की, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो लेवल से भी छोटा तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। माइक्रोस्कोप माइक्रोन या फिर नैनो स्केल पे जाएगा तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। तो एनर्जी दो तरह से है। तो ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक में एनर्जी होनी चाहिए जो चीज दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें होता है। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं अब आप लोग कुछ आंसर देंगे कुछ लोग, कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक भूल जाइए आप लोग बताइए, और मैं दोनों एनर्जी भूल जाओ। टोटल एनर्जी आपको पता है, ये
सॉरी यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या होता है, कोई बताएगा? कितनी एनर्जी देख लिया आपने और किस कैटेगरी में आएगा, मैक्रो या माइक्रो? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कौन क्या बोलेगा क्या क्या। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और और ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। जितना ऊपर ले जाओगे ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना दूर जाएगा, क्या ऐसा है क्या? जितना पास आओगे उतना ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोलिजन, ठीक है, नया एनर्जी बताओ। कोलिजन, स्टैटिक एनर्जी, कोलिजन, कौन सी एनर्जी? स्टैटिक। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सर, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल घूर्णन, एनर्जी, घूर्णन, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में अंतर है कुछ? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, जूल, डायरेक्टली कैन बी सेड एज जूल। जूल, न्यूटन मीटर बोलते हैं जूल, पता है ना ये? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन, ठीक है। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, विस्थापन का क्या होता है मीटर, सो इट इज नोन एज जूल, मीटर इज जूल। याद रहेगा ये, एक नंबर में आता है कभी कभी यूनिट, एक नंबर में आता है, एक नंबर के मार्क्स में आता है ये, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक, और ये देखिए थोड़ा सा, अब ये जितना भी एनर्जी आप लोग बोले हो सब सही है, बट ये थोड़ा सा कैटेगरी छोटी हो जाएगी। जैसे फ्यूल एनर्जी बोला किसी ने, केमिकल एनर्जी बोला, तो बोथ आर सेम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होता है कहीं से, वो एनर्जी मैं बताऊंगा अभी कौन सा है। तो आपने जब तक फिजिक्स भी पढ़ा था, उससे पहले फिजिक्स में जब आपने देखा होगा, दो ही तरह की एनर्जी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बोल देते हैं टोटल एनर्जी, बोल देते हैं ना। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे बोल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमको आंखों से दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? यस सर, दिखाई देती है। आप दौड़ रहे हो बहुत तेज, तो आपकी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। किसी पत्थर को ऊपर फेंके तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी बोल देते हैं। तो वो एनर्जी, टोटल एनर्जी वो था दो, काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों दिखाई देता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक में है थर्मल एनर्जी TE प्लस केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को CHE से लिख रहा हूं मैं, नहीं तो सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगा, CE लिखूंगा तो। केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, और कोई बताएगा इसके अलावा? सोलार, सोलर बेटा थर्मल में आ जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी सर मैकेनिकल, क्या? मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे लिखूं, नीचे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मैक्रो में या माइक्रो में? सर ये माइक्रो में, माइक्रो में। मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो या माइक्रो? माइक्रो सर, माइक्रो में आएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दिखाई नहीं देती है तुमको? मैक्रो में आएगा सर, मैक्रो में आएगा सर, मैक्रो में, मैक्रो में आएगा ना मैकेनिकल एनर्जी, माइक्रो में, काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला के तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है सर, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आ रही बात समझ में?
कौन पत्थर फोड़ने लगा भाई? क्या हो गया? अच्छा, ये जो टोटल एनर्जी है, जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी, जैसे यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक जो टोटल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, IE, इंटरनल एनर्जी। अब फिर से बता रहा हूँ, नोट्स में आप अगर लिखेंगे तो वीडियो देखेंगे एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक के लास्ट लेक्चर में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वहां से अगर लेक्चर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप क्लास में याद नहीं आ रहा है कि IE क्या है, अभी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे पूरा लिखूंगा तो आप नोट्स बनाओगे नहीं, ठीक है। तो जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे टोटल लिखोगे इंटरनल एनर्जी। I क्या है? इंटरनल एनर्जी। T क्या है? थर्मल एनर्जी। CHE क्या है? केमिकल एनर्जी। NE क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। इन एनर्जीज के अलावा और कौन सी एनर्जी होती है? अब थर्मल एनर्जी को दो चीज में बांट दिया गया है। एक होता है लेटेंट हीट एनर्जी, जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा, और एक होता है सेंसिबल हीट एनर्जी। सेंसिबल हीट एनर्जी। इस एनर्जी के अलावा और कोई एनर्जी है बताइए आप लोग, उसको मैं इन्हीं कैटेगरीज में डालूंगा। इसके अलावा और कोई एनर्जी होती है या नहीं होती, बताओ। बताओ भाई, कोई नहीं बताएगा? हाँ, चलिए। अच्छा, मैं एक आइस है, आइस का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है, उसको मैं गर्म करूंगा और उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है मुझे, ठीक है। तो उस आइस का क्या होता है? H2 होता है, पानी होता है वो। लिक्विड हो जाएगा तो पानी बोलेंगे, लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड रहेगा तो बर्फ रहेगा, बर्फ बोलेंगे उसको। तो उस बर्फ का पानी में बदलने में क्या क्या होता है? पानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आइस है, सॉलिड से लिक्विड सर। आइस है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको मैंने गर्म किया तो ये सॉलिड में था, फिर यहाँ से कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, ठीक है। ये आइस कन्वर्ट होगा फिर वापस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, और ये फिर कन्वर्ट होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। इतना कन्वर्जन होगा। -5 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे आएगा। तो यहां से यहां तक में 1 2 3 एंड 4, 1 से 2 में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिर्फ, कि फेस चेंज हो रहा है? स्टेट 1 से चेंज नहीं हो रही सर, सिर्फ टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है। तो जो Yes, 1 sir. से 2 है, तो आप इसको ये प्रोसेस करने के लिए, मतलब 1 से 4 तक जाने में क्या कैसे जाएंगे? हीट देंगे तभी तो जाएगा, गर्म करेंगे तब, हीट सप्लाई करेंगे Yes, तभी। sir. यस सर, 1 से 4 में हीट सप्लाई करेंगे तभी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप हीट इनपुट करोगे Q, ठीक है, हीट सप्लाई करोगे तभी होगा। तो ये टोटल हीट, जैसे यहाँ पे 1 से 2 में Q1, 2 से 3 में Q2, 3 से 4 में Q3, ठीक है। तो टोटल Q क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। अब आपको बताना है, अब मैं बता रहा हूँ कि जो लेटेंट हीट एनर्जी जो होता है, आपको पता हो गुप्त उष्मा, Q = ml, याद है आपको? Q = ml, Yes, sir. ML. ठीक है, Q = ml। तो इसमें कौन सा है गुप्त उष्मा? Q1 है, Q2 है या Q3 है? गुप्त उष्मा से क्या होता है? गुप्त उष्मा देने पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है या फेस चेंज होता है? Q1 है, सर स्टेट वही रहता है, टेम्परेचर चेंज होता है। Q1 है, Q1. मैं बोल रहा हूँ, गुप्त उष्मा से सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होता है, टेम्परेचर वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुप्त उष्मा कौन है? Q1 है या Q2 है या Q3 है? ये है गुप्त Q2। उष्मा, दिस इज Q2 है, Q2. लेटेंट हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट उसको बोलते हैं जो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज
सेंसिबल हीट, ये है सेंसिबल हीट। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में या नहीं? यस सर। ठीक है, तो टोटल हीट लगा है Q1, Q2 और Q3, जिसमें एक बार लेटेंट हीट है जो क्या कर रहा है, फेस को चेंज कर रहा है। फेस चेंज कर रहा है, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे है, तो फेज ही चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है 2 से 3 में। आ रही बात समझ में? सर वापस बता दो एक बार ये। देखिए, ये हमें क्या करना है, आइस है -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या तरीका है यहाँ तक लाने के लिए? हीट को सप्लाई करेंगे, गर्म करेंगे ना, इसको बर्फ को रख देंगे अपने कंटेनर में, उसको गैस पे चढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो उसमें क्या क्या होगा, आइस वाला पहले कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस तक पहुंचेगा पहले, उसके बाद -5 से 0 पे पहुंचेगा, फिर 0 से वाटर कन्वर्ट होगा ना, वो पहले आइस में कन्वर्ट होगा, उस सॉरी वाटर में कन्वर्ट होगा आइस, तो वो वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा, सिर्फ फेस चेंज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो आइस से क्या हो गया, वाटर टेम्परेचर क्या है, 0 ही है। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को कन्वर्ट किया गया किसमें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो यहाँ पे Q हमने दिया था कितना देना चाहिए, Q1 के बराबर प्लस Q2 के बराबर प्लस Q3 के बराबर, तीनों हीट एक साथ देनी पड़ेगी, तीनों मिला के जितना होगा उतना दोगे, तब जाके ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो फेस चेंज होता है उसमें जो हीट लगती है, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसके अलावा जो टेम्परेचर राइज करने में, टेम्परेचर चेंज करने में, राइज नहीं डिक्रीज भी होता है। अगर आप हीट बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट अंदर डालोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो Q1 और Q3 क्या है, सेंसिबल हीट्स। सेंसिबल हीट 1 और सेंसिबल हीट 2, जरूरी नहीं दोनों बराबर होंगे, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर चेंज किया मैंने उस पर डिपेंड करता है, और उसके स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा स्पेसिफिक हीट MS डेल्टा T S जो होता था, या फिर MCP डेल्टा T CP होता था, ये याद होगा आपको, धीरे धीरे देखेंगे आपको ये आसान हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे ये सब, बात समझ में आ गई, ये सब होता है एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं तो उसकी वजह से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर तो न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी। टेम्परेचर आपने हीट दिया तो थर्मल एनर्जी उसकी चेंज होगी। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी बॉडी के अंदर ये सब एनर्जी आती हैं। लेकिन ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो अभी तक जो आपने 12th में 11th में एनर्जी के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ इतना पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी, और बोलते थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का समेशन टोटल एनर्जी होता है। क्यों होता था, क्योंकि उस केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, आपको याद है टोटल एनर्जी किसका देखते थे, कोई बॉल है ऊपर फेंके इसको, यहाँ पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 थी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अभी ऊपर फेंका तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद A से B पे जब गया ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी P mgh के बराबर हो गया, और ये जैसे रुका बॉल वापस आया, जैसे टकराने से पहले, जमीन से टकराने से पहले ही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv² होता था। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे, टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है इसकी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये कितना हो जाता था mgh, और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ mv² के बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। आ रही बात समझ में? तो दोनों एनर्जी बराबर है तो कर देते थे कि हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाती थी √2gh। ठीक है, तो ये जो करते थे हम लोग, तो इस ऑब्जेक्ट का ये बताओ इंटरनल एनर्जी में कुछ कन्वर्जन हो रहा है क्या, इसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। इसमें केमिकल एनर्जी कुछ बदला, बढ़ गया क्या केमिकल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट का, नहीं। नो सर। नहीं।
टेम्परेचर बढ़ा क्या? नहीं। तो जब ये नहीं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, केमिकल एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो जीरो ही हो गया ना, इंटरनल एनर्जी कुछ हो ही नहीं रहा चेंज इसमें। तो जो टोटल एनर्जी किस में बात की जाती थी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसीलिए वहां पे जब पढ़ते थे तो टोटल एनर्जी को ही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन सब एनर्जी, ये एनर्जी पूरी क्या थी? कांस्टेंट थी, तो ये बदल नहीं रही थी, तो क्यों चेक पढ़ा जाए? ठीक है, ये बदल नहीं रही थी तो क्यों पढ़ा जाए? तो टोटल एनर्जी किसको बोल दिया गया? मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जाएंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, वो रुका रहेगा बॉडी पूरा। उसकी इंटरनल एनर्जी में केमिकल एनर्जी भी नहीं होगी और न्यूक्लियर एनर्जी में भी चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ थर्मल एनर्जी में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो होगी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी आपको मैंने बताया कि थर्मल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि देयर विल बी नो एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, देयर विल नो एनी केमिकल रिएक्शन, तो ये दोनों भी जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या? सिर्फ टोटल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। टीएच लिखते हैं इसको, तो टी नहीं लिखते हैं, टी लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे टीएच लिखते हैं, टीएच ई, ठीक है, टीएच ई, थर्मल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी थर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो टेम्परेचर पे, और अच्छा यहाँ पे एक और अज्यूम किया जाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कई बार कि वहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो लेटेंट हीट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से जो एनर्जी चेंज हो रही है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। जब ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होगा, इसकी वैल्यू होती है एम सी वी इंटू टी, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है तो डेल्टा यू, दैट इज एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, चेंज इन टेम्परेचर 1 से 2 पे। अगर जैसे मैंने हीट सप्लाई किया, जैसे ही हीट सप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसका स्टेट बदल गया। स्टेट मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, ठीक है। टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ होगा तो डेल्टा टी आएगा। तो फाइनल क्या है? T2, और इनिशियल क्या है? T1। तो ये हो जाएगा एम सी वी T2 माइनस T1। तो ये है टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इतना समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हम लोगों को, ये एनर्जी समझना जरूरी था। हो गया? समझ में आ रहा है? जैसे ही क्लास खत्म होगा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग फिर से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाते ही रहेंगे, ठीक है। तो अपनी नोट्स में स्पेसेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। हेलो, आपको नोट्स बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप मेरा जो नोट्स कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, वो शाम को जैसे मैंने पढ़ा दिया, शाम को नोट्स ओपन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिकॉल करेंगे कि मैंने क्लास में बोला क्या था। जैसे मैंने वहाँ, आप जैसे लिखने जाओगे तो आपको इसको आई क्या है आप रिकॉल करोगे अपने दिमाग में बिना वीडियो देखे। वीडियो भी मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, देखोगे क्या। इंटरनल एनर्जी याद आएगा तो लिख दोगे तो उतना बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर कुछ भूल गए हो तो वो वीडियो के बाद लिख लेना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिखते वक्त काफी स्पेस छोड़ के लिखना है, 2-2 लाइन छोड़ के अगली लाइन लिखनी है, ताकि उस जगह में आप भर सको, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को टीडी लिख रहा हूं मैं। स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी cannot be created or cannot be created and cannot be destroyed
it only can be change converted into one form of to another form. it only can be converted from one form of energy into another form. Another form of energy. ठीक है, ये है इसका एनर्जी का। तो अब देखेंगे, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए ये कंटेनर, इस कंटेनर में कुछ गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत पास में हैं। और इसको एक फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस लीड से बंद कर रखा गया है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है ये, मतलब ऊपर मूव करेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ये मूव कर सकता है बहुत ही स्मूथली ऊपर नीचे। ठीक है, उसके बाद इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, यूजिंग अ बर्नर ही गर्म किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ही गर्म किया, स्टेट बदल जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यस सर, बढ़ जाएगा ना? यस सर, यस सर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और गैसेस का अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गैस के एटम का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, पूरे गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, एटम थोड़ी बड़ा हो जाएगा। गैसेस के जो अलग अलग एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स बड़े हो जाएंगे, गैस का पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये गैस क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो दूर हो जाएंगे, नंबर ऑफ गैस उतनी ही है। तो ये क्लोज सिस्टम है या फिर ओपन सिस्टम है? क्लोज कंफ्यूजन? क्लोज सर, क्लोज सिस्टम है। मास तो अंदर ही है। क्लोज सिस्टम, एनर्जी क्लोज ट्रांसफर सिस्टम है। सिस्टम है। यहाँ से मैंने क्या किया था? हीट सप्लाई किया था, हीट सप्लाई किया, मान लो Q1। ठीक है, अगर ये कंटेनर राइट साइड या लेफ्ट साइड में अगर इंसुलेटेड नहीं है, तो आपको लगता नहीं हीट बाहर निकल जाएगी, कुछ लॉस होगा? यस सर, निकल जाएगी। ठीक है, कुछ हीट बाहर निकल जाएगी, तब भी ये क्लोज सिस्टम है ना? यस सर, सिस्टम है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो ऊपर जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ऑब्जेक्ट पिस्टन, इसको है, ये कहाँ से कहाँ तक चला गया? यहाँ से यहाँ तक। इसके बीच में डिस्टेंस सपोज ये कितना है? D है, और इसका जो मास था M था। ठीक है, वेट कितना होगा? mg। वेट कितना होगा? mg, नीचे की तरफ लगेगा mg। यस सर, तो ये जो गैस है, कितना काम किया होगा कि ये ऊपर चला गया? कितना वर्क किया होगा? इस गैस ने कितना काम किया होगा? वर्क mgd,
mg इंटू डी, ठीक है, यस सर। इसने काम किया होगा, इसका तो मास उतना ही है mg। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहाँ पे वर्क हुआ है, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे मिला है या फिर दिया गया है? जैसे हीट हमने दिया कितना, Q1, हीट इसने कितना दे दिया, Q2। सिस्टम कौन है, गैस है या पिस्टन है? गैस। गैस है, गैस है सिस्टम, Yes. ठीक है, गैस है सिस्टम। तो सिस्टम के साथ देखना सिस्टम। क्या हो रहा है। सिस्टम में क्या है, Q1 क्या किया, सप्लाई किया, Q2 बाहर निकला। Q1 इक्वल टू अरे नहीं, वो इक्वल इक्वल मत करो अभी, बस बताओ अभी। Q1 हमने सप्लाई किया, Q2 बाहर निकल गया, लॉस की वजह से लॉस हो गया। यहाँ पे कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड नहीं है, तो Q2 थोड़ा सा बाहर यस निकल सर। जाता है, गर्म हो जाता है, इस इन्वायरमेंट की तरफ हीट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पिस्टन ने सॉरी ये सिस्टम जो है, गैस ने कुछ वर्क किया है, ना कि इसके ऊपर किया गया है, किया गया नहीं किया है। गैस ने काम किया है, ठीक है। गैस ने काम किया मतलब बाहर की तरफ काम किया है, वर्क W बाहर निकला है ना, वर्क, इससे कुछ यस काम सर। कर सकते हैं ना, इस पिस्टन से बाहर की तरफ, ठीक है। सिस्टम अंदर ही है, सिस्टम ने कुछ काम किया है। अच्छा, यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, 1 है ये 2 है, टेम्परेचर बढ़ गया होगा ना, यस सर। टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक। हीट सप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ गया होगा। चलिए देखिए, तो सिस्टम में क्या हुआ है, एक्चुअल में जो गैस का सिस्टम है, ये गैस है, इस गैस ये गैस फैला हुआ था, इसमें क्या किया हमने, Q1 सप्लाई किया, Q2 बाहर निकल गया और W MGD वर्क हो गया। बाहर निकला है, वर्क हो और गया। इंटरनल क्या, हाँ वर्क हो गया W। और बताइए, इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ गई है, इंटरनल एनर्जी सर। कितना बढ़ गई, यस सर। पहले कितनी इंटरनल एनर्जी थी, U1 mCV U1 T1, बाद में कितना हो गया, mCV T2, T2 कितनी बढ़ गई, डेल्टा U डेल्टा U। माइनस U1 बढ़ गई ना एनर्जी। यस सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसी अनदर फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी हमने कितना कन्वर्ट हो दिया, जाती है Q1 कितना दिया, Q1 कन्वर्ट किसमें हो गया, Q2 प्लस डेल्टा U, डेल्टा W एनर्जी बढ़ा, प्लस Q2 प्लस W प्लस W, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा Q हो जाएगा। ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको कई तरह से लिखा जाता है, कई सारे बुक में, Q लिख दिया, डेल्टा U प्लस W लिख दिया। अब यहाँ पे जो Q बोलेंगे, ये बोलेंगे जैसे हमने सप्लाई कितना किया था, Q1, और निकल Q1 Q2, तो बोलेंगे कितना टोटल कितना ऐड हुआ इसमें, Q1 माइनस Q2। सिस्टम में कितना गैस गया, Q1 सॉरी हीट कितना गया, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 सिस्टम में ऐड हुआ है। तो ये Q क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 इज Q, एंड इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं, हीट एडेड, ठीक है, एडेड, टोटल हीट एडेड, या फिर नहीं सॉरी टोटल नहीं बोलेंगे, इसको नेट बोलेंगे। नेट मतलब इसमें दोनों चीजें, कितना आया और कितना गया। नेट का मतलब है कितना आया और कितना गया, बची हुई। नेट का मतलब है बची हुई, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, नेट हीट एडेड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमको पता है कि हीट बाहर जा भी सकती है और आ भी सकती है। तो ये हमारा इक्वेशन है, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। आ रही बात समझ में? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए।
Q3 नहीं लिखते हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, हीट कैसे लिख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम, एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम से पहले एक साइन देखते हैं। साइन क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है हीट को कैसे, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वर्क को कब पॉजिटिव लेना है, वर्क को कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर इस पे सप्लाई किया गया है और इस Q1 Q2 बाहर निकला है, अगर मान लो हमने अलग से काम किया गैस के ऊपर W1 और इसमें वह गैस W2 ठीक है तो बाहर निकल गया। ठीक है, तो Q1 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव Q1 की वैल्यू अगर दी होगी 20 जूल तो उसको फॉर्मूले में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं जो मॉडिफाइड इक्वेशन आएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए वो मैं भी लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग बताएंगे सही है गलत है। सेकंड है Q2। Q2 क्या है? हीट बाहर निकल रहा है, हीट रिजेक्शन है, हीट रिजेक्शन। ये क्या होगा? नेगेटिव। W1 क्या है? बाहर से वर्क किया जो वर्क डन ऑन द डन सिस्टम, बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये नेगेटिव होगा। W2 वर्क डन बाय द सिस्टम, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक एक करके नाम लिख लीजिए आप लोग। Q1 क्या है? हीट सप्लाई। Q2 क्या है? हीट रिजेक्शन। W1 क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। W2 क्या है? अटेंडेंस दीजिए और आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वर्क डन बाय द सिस्टम। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जल्दी से अटेंडेंस दीजिए and we'll resume the lecture in the next class. अच्छा, net heat added will be